हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लास में स्वागत है। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 30 और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 29 ऑलरेडी इसके प्लेलिस्ट बनाए जा चुके हैं, जो आरआरबी एनटीपीसी साइंस 2024 के नाम से सेव होगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। उसमें जो भी वीडियो, जितने भी वीडियोज हैं, आप उससे फायदा उठा सकते हैं। चलिए हम देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। थोड़े से ये कौन कौन से एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, उसके लिए बता देता हूँ। देखो, बेसिकली इसको ध्यान में रख के बनाया गया है आरआरबी एनटीपीसी रेलवे रेलवे एग्जाम के लिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं जिसमें साइंस आ रहा है, जैसे एसएससी, सीजीएल, एचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनोग्राफर या यूपी ट्रिपल एस सी, या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो उस उन सभी एग्जामों में ये आपको फायदा करेगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, रुधिर में जीवाणुओं तथा हानिकारक पदार्थों को कौन और कैसे नष्ट करता है? ऑप्शंस हैं लाल रुधिराणु, भक्षण द्वारा, प्लाज्मा, प्रोटीन्स, श्वेत रुधिराणु, भक्षण द्वारा, प्लेटलेट्स। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा श्वेत रुधिराणु भक्षण द्वारा। ये भक्षण क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? फैगोसाइटिस बोलते हैं, ठीक है। साइटोसिस, ठीक है। यानी इसके द्वारा, यानी भक्षण करने के बाद इनगल्फ कर लेते हैं इसमें। इस प्रोसेस के थ्रू कोश, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा हम कुछ थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। रुधिर, रक्त क्या होता है? रक्त में जीवाणुओं और हानिकारक पदार्थों को नष्ट करने का कार्य मुख्यतः सफेद रक्त कणिकाओं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसी द्वारा किया जाता है। सफेद रक्त कणिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं और विभिन्न प्रकार की होती हैं, जो मिलकर शरीर को संक्रमणों और हानिकारक पदार्थों से बचाने में मदद करती है। सफेद रक्त कणिकाओं के प्रमुख प्रकार और उनकी कार्य प्रणाली क्या है, थोड़े से हम इनके बारे में जान लेते हैं। ये भी सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चंस एग्जाम में देखे गए हैं। चलिए, तो इसमें कह रहा है कि सफेद रक्त कणिकाओं के प्रमुख प्रकार और उनकी कार्यप्रणाली। तो इसमें पहला है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल का काम क्या होता है? ये सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले सफेद रक्त कणिका यानी डब्ल्यूबीसी प्रकार होते हैं और संक्रमण से लड़ने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। मतलब ये संक्रमण को मेनली देखा जाए तो ये संक्रमण से हमें बचाने का काम करते हैं, जैसे फ्रंट पे रहते हैं। न्यूट्रोफिल्स रक्त में मौजूद जीवाणुओं और हानिकारक पदार्थों को बचाकर उन्हें घेर लेते हैं और फिर उन्हें नष्ट करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू करते हैं, जिसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फैगोसाइटोसिस। ये होता क्या है? तो फैगोसाइटोसिस जो प्रोसेस है, इसमें क्या करते हैं? इसमें वो फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ कर लेते हैं। जो डब्ल्यूबीसी होता है, फॉरेन पार्टिकल, कोई भी फॉरेन पार्टिकल क्या होते हैं? तो जैसे कोई भी माइक्रोब्स हो गए, वो हमारे बॉडी के लिए अननोन है, वो फॉरेन पार्टिकल्स हो जाएगा, ठीक। तो ये उनको क्या करते हैं, जब भी ये वहां पहुंचते हैं, बॉडी में जब भी पहुंचते हैं, तो उनको क्या कर लेता है? डब्ल्यूबीसी इनको इनगल्फ करके, मतलब निगल लेता है, एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक। इस प्रक्रिया में न्यूट्रोफिल्स इन हानिकारक तत्वों को निगल कर उनके भीतर ही नष्ट कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट है मोनोसाइटोसिस, ठीक है। मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स क्या होते हैं? ये मोनोसाइट के बारे में देख लेते हैं। मोनोसाइट्स, ठीक है। मोनोसाइट्स ये रक्त में सबसे बड़े सफेद रक्त कणिका होते हैं, जो संक्रमण प्रभावित ऊतकों तक पहुंचने के बाद मैक्रोफेज में बदल जाते हैं। मैक्रोफेज भी फैगोसाइटोसिस के माध्यम से जीवाणुओं और अन्य हानिकारक तत्वों को क्या कर लेता है? अन्य हानिकारक तत्वों को निगलते और नष्ट करते हैं। ये मृत कोशिकाओं और विषैले पदार्थों को साफ करने का भी कार्य करता है, ठीक है। तो ये दो तरह के देख लिए, कौन कौन से देख लिए? एक तो एसिनोफिल देख लिए, सॉरी, न्यूट्रोफिल्स देख लिए, और मोनोसाइट्स देख लिए। उसके बाद से लिम्फोसाइट के बारे में देख लेते हैं। लिम्फोसाइट क्या है? लिम्फोसाइट्स ये दो प्रकार के होते हैं।
टी कोशिकाएं मतलब टी सेल और बी कोशिकाएं यानी बी सेल, ठीक है, बी सेल्स जो शरीर की विभिन्न प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में भूमिका निभाती है। टी कोशिकाएं संक्रमित कोशिकाओं पर सीधा हमला करती है और उन्हें नष्ट करती है। बी कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाती हैं जो जीवाणुओं और विषाणुओं के खिलाफ एक प्रकार के रक्षात्मक प्रोटीन होते हैं। एंटीबॉडी हानिकारक पदार्थों से जुड़कर उन्हें निष्क्रिय करती है जिससे उन्हें नष्ट करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं एसिनोफिल के बारे में। एसिनोफिल क्या है? एसिनोफिल और बेसोफिल इन दोनों को साथ साथ देख लेते हैं। तो एसिनोफिल विशेष प्रकार के परजीवियों और एलर्जी, जैसे क्या होता है कभी कभी कोई चीज़ हम खाते हैं तो एलर्जी हो जाता है, कोई चीज़ सूट नहीं करता एलर्जी हो जाता है, तो उसमें हमारी हेल्प कौन करता है? एसिनोफिल हमारी हेल्प करता है, ठीक है, कारकों से लड़ने में मदद करते हैं। ठीक, तो अगर कहे एलर्जी से लड़ने में हमें कौन मदद कर, हमारी बॉडी को कौन हेल्प करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एसिनोफिल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं। उसके बाद से आता है बेसोफिल्स के बारे में। तो बेसोफिल क्या होते हैं? बेसोफिल्स हिस्टामाइन नामक पदार्थ का स्राव करते हैं जो सूजन और अन्य प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देने में मदद करता है। कहने का मतलब यह है कि मान लो किसी को थप्पड़ मार दिया खींच के, तो वहां पर देखो निशान पड़ जाते हैं, या कभी कभी कभार उस पर क्या होते हैं, जो भी रेड रेड निशान पड़ जाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि वहाँ की जो ब्लड है, ब्लड सेल, वहाँ की जो सेल्स हैं वो फट गई हैं, ठीक है। तो फटने की वजह से वहाँ पर रेड रेड या छोटे छोटे पतले पतले जो वहाँ का नर्व्स होते हैं, जिसको ब्लड कार्पसल्स बोलते हैं, वो क्या, सॉरी, जिसको ब्लड नर्व्स बोलते हैं, ठीक, वो उनके फटने की वजह से वहां पर ब्लड अगल बगल निकल जाते हैं। इस वजह से उस वाले एरिया पर कैसा दिखता है? रेड रेड दिखता है। उनको मैनेज करने का काम कौन करता है? बेसोफिल हिस्टामिन नामक प्रोटीन निकाल कर, सॉरी हिस्टामिन नामक हम पदार्थ का स्राव करके, और ये क्या कर लेता है? उस चीज को मेंटेन करता है, बैलेंस करता है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। रोगाणु और हानिकारक पदार्थों को नष्ट करने की प्रक्रिया कैसे, ये कैसे उसको करते हैं? जैसे क्या हुआ, मान लो कि अगर हम देखें तो ये डब्ल्यूबीसी क्या होता है? पहली बात तो डब्ल्यूबीसी का उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। जब उसके अगल बगल कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो वो उसको क्या कर लेता है? उसको चारों तरफ से घेर कर उसको अपने अंदर कर लेता है, जिसको हम कहते हैं इनगल्फ करना। चारों तरफ घेरने का जो प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले जो पार्टिकल होता है उसके, हाँ देखो, जो पार्टिकल, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक पार्टिकल है, तो इसके बगल में क्या करेगा? इसके बगल में एक सीडोपोडिया बनाएगा। मान लो जैसे कि मान लो ये डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से डब्ल्यूबीसी का कोई शेप फिक्स होता नहीं है, ठीक। और मान लो यहाँ पर क्या हुआ, कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया। फॉरेन पार्टिकल कोई भी हो सकता है, माइक्रोब्स हो सकता है। तो इसको मान लो थोड़ा सा हम आगे अगर समझने की बात करें, तो फिर ये क्या करता है, डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, इस तरीके का कुछ शेप इसकी तरफ बना लेगा, ठीक है, इस तरीके से कुछ शेप बना लेगा, इस तरीके से कुछ शेप बना लेगा। और इसी दोनों, यानी यहाँ पर जो दिख रहा होगा, इन्हीं दोनों को हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं ट्रू लेग्स, सॉरी फॉल्स लेग बोलते हैं, या इसको हम कहते हैं फॉल्स लेग, या सीडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीडोपोडिया बोलते हैं। और धीरे धीरे इसके बाद से क्या कर लेता है? इसके बाद से इसको इस तरीके से पूरी तरीके से अपने अंदर, जैसे यहाँ फॉरेन पार्टिकल है और इसके चारों तरफ से घेर लेता है, इस तरीके से इनगल्फ कर लिया, ठीक। उसके बाद से इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं उसको सक करके फिर बाद में इसको इसी तरीके से बाहर निकाल देता है, ठीक। तो ये प्रोसेस क्या होता है? ये इनगल्फ करने का प्रोसेस है, किसका है? डब्ल्यूबीसी का, ठीक है। तो यही कुछ प्रोसेस इसमें लिख कर बताया गया होगा, इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आगे हम देख लेते हैं लाल रुधिर, लाल रुधिराणु, रेड ब्लड सेल्स की बात अगर हम करते हैं तो देखो लाल रुधिराणु क्या है? रेड ब्लड सेल यानी WRBC, जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। रक्त के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एरिथ्रोसाइट, इसको याद रख सकते हैं क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है कि एरिथ्रोसाइट किसको कहा जाता है। तो आरबीसी को क्या कहते हैं? आरबीसी को कहते हैं एरिथ्रोसाइट, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो, इसे करना तो पड़ेगा ही क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रक्त के मुख्य घटकों में से एक है और इनका मुख्य कार्य शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। जैसे लाल रुधिर कणिकाओं में क्या होते हैं? हेमोग्लोबिन होता है। और हेमोग्लोबिन क्या करता है? जब जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स के पास, लंग में होते हैं एल्वियली होता है। एल्वियली एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक। उसी के चारों तरफ छोटे छोटे ब्लड के नर्व्स जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, ठीक। वहाँ पर
क्या होता है, हेमोग्लोबिन पहुंचता है, उसके बाद से जब हम सांस लेते हैं तो इधर से ऑक्सीजन पहुंचता है, तो एक हेमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन कनेक्ट होकर फिर वो चला जाता है सेल के पास चला जाता है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, देखो यानी यही चीज कहा गया कि ऑक्सीजन के लिए क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो ये एक प्रोसेस है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, लाल रुधिराणु की विशेषताएं। अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो इनकी संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। तो संरचना में देखें तो क्या होता है, देखो लाल रुधिराणु द्विपार्श्व उत्तल मतलब बाइकॉनकेव आकार के होते हैं, यानी दोनों तरफ से थोड़े उभरे। अगर अगर आपको सही से समझना है तो अगर क्रैक्स वगैरह खाए होंगे तो क्रैक्स का जो शेप होता है, बस बीच में ऐसे बीच में खाली जगह होता है, बस उसको क्या कर देना, भर देना है। तो कुछ लाइक उसी तरीके का शेप होता है किसका, आरबीसी का, ठीक है। जिससे इनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और ये अधिक ऑक्सीजन ढो सकते हैं, ठीक। इनमें हेमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर उसे शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। लाल रुधिराणुओं में नाभिक यानी न्यूक्लियस नहीं होते हैं, खास ये बात याद रखिएगा कि जो आरबीसी होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से एनिमल है जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस है, तो उसका आंसर हो जाएगा लामा। अगर आपको याद हो तो लामा नाम का एक एनिमल है, और अगर फिगर वगैरह फोटो इसका दिमाग में नहीं आ रहा है तो गूगल सर्च करके देख सकते हैं, जिससे हेमोग्लोबिन अधिक मात्रा में समा सकता है, नहीं वही न्यूक्लियस, ठीक है। ये अधिक ऑक्सीजन का परिवहन कर सकते हैं। जीवन काल की बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी की जीवन काल कितने होते हैं, लगभग लगभग सॉरी आरबीसी का जीवन काल लगभग लगभग 120 डेज होता है। आरबीसी का और डब्ल्यूबीसी का कितना होता है, डब्ल्यूबीसी का लगभग 1 वीक होता है, 2 से 4 दिन के आसपास में उसका जीवन काल होता है। आरबीसी का रेड ब्लड कार्पेसल्स का जो जीवन काल होता है वो होता है 120 डेज, ठीक है, अप्रोक्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, इसके बाद ये इसके बाद ये पुराने क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और प्लीहा तथा यकृत यानी लिवर में नष्ट हो जाते हैं। इस वजह से इनको क्या कहते हैं, प्लीहा और यकृत को आरबीसी का कब्र कहते हैं, ठीक है। प्लीहा को कब्र बोलते, कब्रगाह बोलते हैं किसका, आरबीसी का। वहां से इन्हें हटा दिया जाता है और नई लाल रुधिराणुओं का निर्माण होता है। निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो देखो लाल रुधिराणुओं का निर्माण अस्थि मज्जा यानी हम जिसको हम कहते हैं बोन मैरो में होता है। इसे एरिथ्रोपोएसिस एरिथ्रोपोएसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एरिथ्रोपोएसिस यानी लाल मज्जा, सॉरी अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। बोन मैरो में क्या होता है, तो बोन मैरो में लाल रुधिर यानी आरबीसी का निर्माण होता है, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे एरिथ्रोपोएसिस कहा जाता है। किडनी से एक हार्मोन जिसे एरिथ्रोपोइटीन, किडनी से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोपोइटीन कहते हैं, ठीक है। अस्थि मज्जा को नए लाल रुधिराणु बनाने का संकेत देता है, खासकर जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तब, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। लाल रुधिराणु का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। लाल रुधिराणु का प्रोसेस बता चुके हैं कि जब हम सांस लेते हैं क्या होते हैं लंग्स में, क्यों लंग्स में एल्वियोली होता है, एल्वियोली में एल्वियोली एक छोटे छोटे पाउच होता है, जब हम सांस लेते हैं तो उसी में जाकर एयर भर जाता है और ऑक्सीजन भी साथ में रहता है, और वहीं पर कौन आता है, हेमोग्लोबिन आता है, जिसकी वजह से हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, कंबाइन कर लेता है और लेकर चला जाता है, फिर ब्लड नर्व्स के रास्ते उसको वो कहाँ पहुंचा देता है, सेल्स के पास, सेल्स के पास पहुंचा देता है, ठीक है। और सेल में जो माइटोकांड्रिया होती है वहां पर चला जाता है। माइटोकांड्रिया में क्या होता है, माइटोकांड्रिया में होता है कार्बोहाइड्रेट, और वहां से वो उससे रिएक्ट करके फिर बॉडी को एनर्जी दे देता है। एनर्जी किस फॉर्म में देता है, तो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी दे देता है, प्लस वहां पर वाटर भी रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर फिर बाहर निकल आता है, एल्वियोली के पास आता है, फिर एल्वियोली से क्या होता है, लंग्स के थ्रू ब्रीथ आउट करते हैं तो बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये ऊर्जा ऊर्जा परिवहन ऑक्सीजन परिवहन का है और कार्बन डाइऑक्साइड का है, दोनों मैंने बता दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, लाल रुधिराणुओं का महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंस के बारे में देख लेते हैं। लाल रुधिराणुओं की संख्या और गुणवत्ता हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसकी कमी होती है तो एनीमिया हो जाती है, ठीक है। एनीमिया होने पर क्या हो जाएगा, एनीमिया अगर होगा तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से बॉडी में नहीं पहुंचेगा। नहीं पहुंचेगा तो थोड़े बहुत चलने में दौड़ने में क्या होगा, बहुत ज्यादा हाफ वो सांस फूलने लगेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आएगी, तो इस वजह से इसका इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा,
भाई ये रहेंगे तुम्हारे बॉडी के लिए सही रहेगा, ठीक। अगर इसकी कमी है, एनीमिया है, तो थकान बहुत जल्दी हो जाएगी, कमजोरी, सांस लेने में कठिनाई होगी, ये सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। लाल रुधिराणु हमारे शरीर की ऑक्सीजन की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और शरीर के ऊर्जा उत्पादन में योगदान देते हैं, ठीक है, ये भी चीजें समझ में आ गई होगी। प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं, ये ऑप्शंस की बात थी, कुछ ऑप्शंस उसमें थे, तो उसमें देख लेते हैं क्या है प्लाज्मा प्रोटीन क्या है। रक्त प्लाज्मा में घुले हुए प्रमुख प्रोटीन होते हैं जो रक्त में कई आवश्यक कार्यों को पूरा करते हैं। ये प्रोटीन शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे इनकी क्या क्या भूमिका है, तो देखो जैसे कि रक्त जमना, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना और शरीर के द्रव संतुलन को बनाए रखना। मुख्य प्लाज्मा प्रोटीन और उनके कार्य। प्लाज्मा प्रोटीन देखो और उसके कार्य क्या है, तो थोड़े से देख लेते हैं। एल्ब्यूमिन क्या होता है, एल्ब्यूमिन के बारे में देख लेते हैं। ये भी जो भी है सब थोड़े से डिटेल में है, थोड़े अंदर है। बढ़िया शानदार, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं से प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं और मोस्ट प्रोबेबली है कि किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और एग्जामिनर भी क्या करता है, कुछ चीजें ऐसे रख लेता है, किसी अलग अलग एग्जाम से प्रीवियस ईयर का उठा लेता है। एल्ब्यूमिन के बारे में देख लेते हैं। एल्ब्यूमिन क्या है, एल्ब्यूमिन रक्त प्लाज्मा का सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है, ठीक है। यानी अब पूछेगा एल्ब्यूमिन क्या है, तो एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य है ऑनकोटिक प्रेशर बनाए रखना, जो रक्त में पानी को बनाए रखने में मदद करता है। मतलब समझ गए, वाटर में जो, सॉरी, ब्लड में जो वाटर का परसेंटेज है, यानी वाटर का परसेंटेज उसको मेंटेन करने में कौन हमारी हेल्प करता है, एल्बुमिन करता है, ठीक। ताकि द्रव रक्त वाहिकाओं में बना रहे। अब मान लो क्या रक्त क्या हो जाए, बहुत ही हल्का हो जाए, यानी उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, वो इधर उधर चला जाएगा। जिससे क्या होता है, कंसंट्रेशन कम होते हैं तो जैसे वाटर क्या होता है, देखो वाटर भी शरीर से निकल जाता है, कहीं ना कहीं से निकलता रहता है, स्वेट पसीने के फॉर्म में निकलता रहता है। तो वो क्यों निकलता है, क्योंकि उसके कंसंट्रेशन क्या है, अगर देखा तो उसमें वाटर ज़्यादा रहता है, बाकी कुछ उसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी मिले रहते हैं। कुछ इम्प्योरिटीज कहें तो जैसे सॉल्ट वगैरह हो गया, तो वो निकल जाते हैं। तो इस तरीके का प्रॉब्लम ब्लड के साथ ना हो, तो उसे क्या करना पड़ता है, उसके कंसंट्रेशन को मेंटेन करना पड़ेगा, और उसके कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए हेल्प कौन करता है, तो एल्ब्यूमिन हेल्प करता है। एल्ब्यूमिन क्या है, एल्ब्यूमिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एल्बुमिन दवाओं, हार्मोन हार्मोन और विभिन्न पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ले जाने में भी मदद करता है। ग्लोब्यूलिन्स क्या होते हैं, ग्लोब्यूलिन्स क्या होते हैं, तो देख लेते हैं। ग्लोब्यूल्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि अल्फा, बीटा और गामा ग्लोब्यूल्स, ठीक। इनमें से गामा ग्लोब्यूलिन, जिसे एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहा जाता है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने का काम करता है और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन शरीर में धातुओं जैसे आयरन और विटामिनों के परिवहन में मदद करता है, ठीक है। फाइब्रिनोजन के बारे में देख लेते हैं। फाइब्रिनोजन क्या है, फाइब्रिनोजन एक प्रकार का क्लोटिंग प्रोटीन है, ठीक है। क्लोटिंग प्रोटीन का क्या मतलब हुआ, कि जैसे देखो ब्लड में क्लोट होता है, ब्लड में नहीं होता है, जब भी कहीं पर क्या होता है, जब भी कहीं पर कटता है, तब थोड़ी देर बाद वहां से ब्लड का फ्लो होना बंद हो जाता है, यानी ब्लड वहां से निकलना बंद कर देता है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, फाइब्रिनोजन नामक एक प्रोटीन आकर वहां पर क्या कर लेता है, क्लोटिंग में हेल्प करता है। तो वही चीज यहाँ पर बताया गया है कि फाइब्रिनोजेन जो है, यह एक प्रकार का क्लोटिंग प्रोटीन है जो रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब किसी चोट के कारण रक्तस्राव होता है तो फाइब्रिनोजेन एक सक्रिय रूप मतलब फाइब्रिन में परिवर्तित हो जाता है और थक्का बनाने में मदद करता है, जिससे रक्तस्राव क्या हो जाता है, रुक जाता है। यह रक्त के जमने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और शरीर को रक्त स्राव से सुरक्षित करता है, ठीक है। यह सुरक्षित रखता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, तो प्रोथ्रोम्बिन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रोथ्रोम्बिन भी रक्त के थक्के बनाने में सहायक होता है, मतलब ये भी हेल्प करता है। यह एक निष्क्रिय रूप में रहता है, लेकिन चोट लगने पर यह थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है, जो फाइब्रिन को सक्रिय करता है। मतलब थ्रोम्बिन किसको एक्टिवेट करता है, थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिन को एक्टिवेट करता है, और दोनों मिलकर क्या करते हैं, ब्लड में
क्लोटिंग कर देते हैं ब्लड के अंदर, मतलब रक्त बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर क्लोटिंग करते हैं। बॉडी के अंदर अगर क्लोटिंग करेंगे तो इंसान की डेथ हो जाएगी। और थक्के बनाने की प्रक्रिया को, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन के अन्य कार्य क्या है? द्रव संतुलन बनाए रखना। प्लाज्मा प्रोटीन का कुछ कार्य है तो उसके बारे में देख लेते हैं। द्रव संतुलन बनाए रखना, इसका मतलब प्लाज्मा प्रोटीन शरीर के भीतर द्रव संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं ताकि कोशिकाओं और ऊतकों में अधिक या कम पानी न जाए, ठीक है। पीएच संतुलन, यानी जो पीएच वैल्यू है उसको भी मेंटेन करने में ये हेल्प करते हैं। देखते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के पीएच को संतुलित रखने में भी सहायक होते हैं, जिससे रक्त में अम्ल और क्षार का स्तर संतुलित रहता है, मतलब एसिड और बेस का जो बैलेंस है वो क्या सही बना रहे। पोषक तत्वों का परिवहन, ये प्रोटीन पोषक तत्वों, हार्मोन, विटामिन और खनिजों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने में मदद करते हैं, ठीक है। चलिए प्लेटलेट के बारे में देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बढ़िया शानदार क्वेश्चन प्लेटलेट से पूछता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यही बनता है कि इसका क्या है कि थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स किसको बोलते हैं, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइट्स डब्ल्यू सॉरी प्लेटलेट्स को कहते हैं। प्लेटलेट्स, जिन्हें रक्त कणिकाएं या थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, रक्त के मुख्य घटकों में से एक है। भाई रक्त के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, उनमें से एक है ये प्लेटलेट्स, ठीक है। इसका मुख्य कार्य चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकना और रक्त जमने की प्रक्रिया में सहायता करना। प्लेटलेट अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में विशाल कोशिकाओं यानी मार्के मार मेगा मेगा कैरियोसाइट्स से टूटकर बनती हैं और फिर रक्त में प्रवेश करती हैं। प्लेटलेट्स की विशेषताएं क्या हैं? तो इनकी विशेषताओं के बारे में थोड़े देख लेते हैं। प्लेटलेट की संरचना की बात करते हैं तो देखो, प्लेटलेट्स बहुत छोटे अनियमित आकार की संरचनाएं होती हैं। इनमें कोई नाभिक नहीं होता, ये रंगहीन होती हैं, ये रक्त में स्वाभाविक रूप से बहती रहती हैं और जब कोई चोट लगती है तो ये तुरंत सक्रिय हो जाती हैं। जीवन काल की अगर बात करते हैं तो लगभग 7 से 10 दिन इनका जीवन काल होता है। पुराने या क्षतिग्रस्त प्लेटलेट्स को प्लीहा यानी स्प्लीन या लीवर में नष्ट कर दिया जाता है। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है कि रक्त का थक्का बनाना, ठीक है। रक्त का थक्का बनाना या बॉडी के अंदर की बात नहीं कर रहा है, बॉडी के बाहर रक्त का थक्का बनाने की बात हो रही है, ठीक है। जब भी मान लो कहीं पर कट जाए तो वहां पर क्या होता है, थोड़ी देर बाद अगर मान लो वहां पर थोड़ी देर बाद उस रास्ते को बंद नहीं किया गया तो ब्लड कभी रुकेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, जिसका प्लेटलेट्स कम होते हैं उनको उनको इंजेक्शन नहीं दिया जाता है या उनको चोट लगाने से बचाया जाता है। कभी कभार क्या होता है, कभी किसी को डेंगू डेंगू हो गया तो डेंगू के जो वायरस होते हैं वो प्लेटलेट्स को ही खाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी प्लेटलेट्स क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। तो फिर उसको इलाज में प्रॉब्लम आने लगती है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले उसको इस हिसाब से किसी भी तरीके से उसका प्लेटलेट बढ़ाया जाता है, तब सारी चीज़ें उस पर काम करने लगती हैं और इंजेक्शन वगैरह जो भी चीज़ होती है वो फिर काम करने लगती है, ठीक है। रक्त का थक्का बनना, ये तो हो गया रक्त का थक्का बनना। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, क्लोटिंग कारकों को सक्रिय करना। क्लोटिंग कारक कौन कौन से हैं? तो जैसे कि फाइब्रिन हो गया और थ्रोम्बिन हो गया। ये दोनों प्रोटीन क्या करते हैं, क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। थ्रोम्बिन क्या करता है? थ्रोम्बिन किसको एक्टिवेट करता है? फाइब्रिन को एक्टिवेट करता है, ठीक। तो देख लेते हैं, क्लोटिंग की बात अगर कर रहा है तो क्लोटिंग कारकों को सक्रिय करना, यानी प्लेटलेट्स में ऐसे तत्व होते हैं जो क्लोटिंग कारकों को सक्रिय करते हैं। ये कारक प्रोटीन होते हैं जो रक्त के थक्के बनाने की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। जब प्लेटलेट सक्रिय हो जाती है तो ये फाइब्रिन नामक एक रेशेदार प्रोटीन के निर्माण को प्रेरित करती है जो थक्के को स्थायी रूप से मजबूत और स्थिर बना देते हैं, ठीक है, स्थिर बना देते हैं। रक्तस्राव को नियंत्रित करने की बात आती है तो रक्तस्राव को नियंत्रित करना, ठीक है। प्लेटलेट्स का काम सिर्फ चोट पर थक्का बनाकर रक्तस्राव को रोकना नहीं होता है, बल्कि वे शरीर में रक्त की सभी सही मात्रा बनाए रखने में भी सहायक होती हैं। ये रक्त में बहाव को नियंत्रित करती है और रक्त वाहिकाओं को नुकसान होने की स्थिति में तुरंत सक्रिय हो जाती है, ठीक है। प्लेटलेट्स की संख्या की अगर बात करते हैं तो लगभग हमारे बॉडी में कितने हैं? तो 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर होती हैं और 1.5 लाख से कम होती हैं तो फिर थोड़े प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। डेंगू के केस में तो ये संख्या बहुत ही कम होती है, 50-60 हज़ार तक आ जाती है, ठीक है। और ये जितने कम आएंगे इंसान को क्या हो जाएगा, इंसान बेड पे चला जाएगा। यदि प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है तो इसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है, याद रखना।
प्लेटलेट की संख्या बहुत ही कम हो गई है तो उसे किस नाम से जानते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। किस नाम से जानते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। इनमें चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव होने की संभावना होती है और फिर ये रक्तस्राव रुकता नहीं है। अगर रक्त ब्लड नहीं रुकेगा तो इस इंसान की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। अधिक प्लेटलेट्स की संख्या को थ्रोम्बोसाइटोसिस, जब किसी इंसान के शरीर में अधिक प्लेटलेट्स हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं, जिससे रक्त वाहिकाओं में अनचाहा थक्का बन सकता है। भाई देखो कि इसमें क्लोटिंग, अगर ब्लड के अंदर, ब्लड में ही क्लोटिंग होने लगी, अंदर बॉडी के अंदर ब्लड में ही क्लोटिंग होने लगी, तब फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहाँ तक कि हार्ट फेल भी हो जाते हैं और हृदय या स्ट्रोक का खतरा बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।